चलो 6th क्वेश्चन देखो, जी की वेरिएशन पूछ रहा है सर सेंटर ऑफ द अर्थ से। ग्रेविटेशन तो हमारा हो गया ना, अर्थ के सेंटर से जब तुम यस आगे सर। जाते हो तब तुम्हें पता है क्या वैल्यू आती है, अर्थ के सेंटर से पीछे, पीछे का मतलब है नीचे की तरफ। तो अंदर आर की से तरफ। पहले वाली जो चीज है, आर से पहले वाली जो चीज है वो बता रही है डेप्थ में, और आर के बाद वाली जो चीज है वो बता रही है सर जब तुम अर्थ से ऊपर उठ जाते हो, मतलब एट एनी हाइट एच। तो ध्यान से करना। और अगर तुम्हें ये भी याद नहीं रहता तो तुम वो याद रख सकते हो ना कि अर्थ एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर यस वाला सर। केस लगेगा, बिल्कुल जो सॉलिड स्फीयर में होता है वैसा ही यहाँ लगेगा, बिल्कुल सेम। तो बहुत आसान है चीज, देखो ध्यान से। सॉलिड स्फीयर का तो सबको याद होगा ही कि इनसाइड क्या होता है, सरफेस पे क्या होता है और आउटसाइड क्या होता है। यस सर। करिए। कार्नोट इंजन हट चुका है 7th क्वेश्चन सिलेबस से। आई थिंक हो गया होगा। वही वही यस सर। चैप्टर लिखना, चैप्टर का नाम लिखना साथ, चाहे क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो, ठीक है। वंश एंड लावण्या आप लोग भी कर रहे हैं ना साथ साथ? यस सर। हाँ, कल इसके सॉल्यूशन भी डिस्कस होंगे बच्चे। फिर 11th क्वेश्चन, ये भी 11th का है, अभी भी 12th पे डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा 11th के वो भी डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ जो हमने किया है सिलेबस में। 10th क्वेश्चन कल ही ऐसा कोई क्वेश्चन किया होगा, ध्यान से देख लो क्या लिखा हुआ है, पिछली बार ही किया है, मतलब कल तो नहीं, परसों किया होगा तुमने। दो यस कैपेसिटर्स हैं सर। C1 और C2, दोनों कनेक्टेड हैं। इनिशियली C1 तो चार्ज है और उसके बाद बैटरी को हटा दिया गया। अब C1 के साथ क्या लगा दिया गया बच्चे? C2। ठीक है, स्विच को कर दिया गया क्लोज। बताओ अब C2 पर कितना चार्ज होगा? आपको पता है चार्ज कब तक ट्रांसफर होता है? जब तक दोनों का क्या ना सेम हो जाए। बताया था मैंने, दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, और उसी पोटेंशियल को बोलते हैं बच्चे कौन सा पोटेंशियल? कॉमन कॉमन पोटेंशियल। पोटेंशियल। हाँ, B2 वालों को भी नहीं पता होगा क्योंकि उनकी क्लास आज लगेगी, इससे रिलेटेड है ना। B1 वालों को बता रखा है मैंने, इसका फॉर्मूला यस भी सर। बताया हुआ है। ट्राई, C1V1। हाँ करके देखो ट्राई। याद रखना दूसरे वाले का पोटेंशियल कुछ था ही, दूसरे वाले ने दूसरे वाले का कोई पोटेंशियल ही नहीं था, वो अनचार्ज था, कि कोई चार्ज भी नहीं था। जीरो। बिल्कुल। ट्राई करो। अगर B2 वाले को नहीं आ रहा तो इट्स ओके, उनका आज हो जाएगा, बाकी मैंने रेगुलर क्लास में तो करवाया ही था ये। सर आपने हमारे क्लास का PDF भेजा था। नहीं भेजा हुआ? सर मेरे को होमवर्क करना था ना तो अभी मेरे को हो गया होगा, हाँ मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं, अभी भेज दो। कनेक्शन इसको पैरेलल में दो। हाँ बच्चे क्या कह रहे हो? हाँ ऐसे ही कनेक्टेड है पैरेलल जैसे में। दिखते हैं, हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। इलेवेंथ क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं जिसका 10th हो चुका है बच्चे, क्योंकि वो डाइपोल मोमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, और वो तो आप शायद केमिस्ट्री अगर थोड़ी सी पढ़ के आए होंगे तो भी हो जाएगा वो क्वेश्चन, ध्यान से देखना। उससे पूछा है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके पास कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होती। ठीक,
और रीजन उसका दे रखा है क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं हम, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज पर। तो आपको पता होना चाहिए ये तो, केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है ये, केमिस्ट्री से भी हो जाएगा और फिजिक्स से तो हो ही जाएगा। चले आगे, क्या लगता है बाकी? चलो फिर अगेन 12th क्वेश्चन, आप बता सकते हैं कौन से चैप्टर से है? बताओ फटाफट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है वो। मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, इंड्यूस करंट। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। टाइम की वैल्यू लेकिन करंट की इक्वेशन निकालने के बाद पुट करा करो। निकाल सकते हो? फ्लक्स क्या फॉर्मूला लगाओगे? पहले तो ईएमएफ निकालोगे, फिर ईएमएफ से करंट निकालोगे। ईएमएफ कैसे निकालोगे बताओ? E इज इक्वल टू, हाँ, डी फाइव बाई d5/dt। और उससे करंट निकालना होगा तो क्या करोगे ईएमएफ से? IR कर दें। हाँ, v इज इक्वल टू आई आर, या E इज इक्वल टू आई आर। आर दे ही रखा है, आई आ जाएगा। करंट की पहले करंट निकाल लो इक्वेशन टी की फॉर्म में, उसके बाद टी की वैल्यू पुट करना, याद रखना। करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करवा रखा है, याद आ गया? रेजिस्टेंस का चेंज निकलवाया था, परसेंटेज चेंज, एक बार याद यस कर। सर, हाँ बस एरर वैसे। वाला बता। हाँ, करो ट्राई। क्या हो गया, हंस के रहे हो? नोइस आ रही है क्या? यस सर। इस चीज की, सब्जी की? यस सर। यहाँ बहुत आती है कभी कभी। हालांकि ये कमरा तो पीछे जाके छोड़ पड़ता है, फिर भी यहाँ पर आ जाती है। वो बोलते इतनी जोर से है, मेन काम ही वही है ना उनका। जितनी दूर तक आवाज है उतना बिजनेस होगा उनका।
अच्छा, 13th क्वेश्चन ट्राई कर लो अगर हो रहा है तुमसे। 13th और 14th दोनों ही, क्योंकि दोनों ही 12th पर है। देखो अब 14th में क्या गिवन है बच्चे, बता सकता है कोई कौन से चैप्टर से आया हुआ है? प्रोटॉन दे न्यूक्लियर रखे हैं। टक्कर से। कौन से चैप्टर से? न्यूक्लियर थोड़ा सा ध्यान से देखो। एटम से। ना ना एटम। ना, ध्यान से देखो। यूज इसका हो रहा है न्यूक्लियर वगैरह में, बट इतना भी नहीं। ड्यूल नेचर से। ना ना, देखो ध्यान से, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। एटम ही होगा। ना ना, ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से है। क्योंकि यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल्स को कहाँ रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो वो सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे। तुम्हें पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है जब वो मैग्नेटिक, जैसे साइक्लोट्रॉन वाला लगा था, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है उस केस में? आर इज इक्वल टू, याद हो तो किसी को? याद नहीं है? एम वी अपॉन क्यू बी। आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। वो वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। अगर किसी को याद नहीं है कि ये कैसे निकाला था, तो मैं बता देता हूँ। जब हमने मैग्नेटिक फोर्स को इक्वेट किया था बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ, क्यू वी बी, यस एफ सर। इज क्यू वी बी को एम वी स्क्र बाय आर के साथ यस इक्वेट किया सर। था। तो आर का फॉर्मूला आया था एम वी अपॉन क्यू बी। ट्राई करो, ट्राई करो। चले आगे। ओके, जितना हो पा रहा है उतना लिखो, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हो ना, उसके सामने चैप्टर का नाम तो सबके आगे लिखना ही है, और जो नहीं कर पा रहे हो उसको ब्लैंक छोड़ देना। अटेम्प्ट मत करना अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो साफ लाइन पढ़ते ही पता चल रहा है कौन से चैप्टर से आया हुआ है। देखो कौन से चैप्टर से आया हुआ है? ईएम वेव्स। ईएम वेव से। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन है, आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है। बताओ, बता पाओगे? आराम से हो जाएगा। क्या यस रिलेशन है सर सर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, क्या रिलेशन है? ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इनटू सी। हाँ, या E इज इक्वल टू बी इंटू सी। करो, बी नोट इंटू सी करिए। और फेस तो वही रहता है, ई नोट इज इक्वल टू बी नोट इंटू सी वाला फॉर्मूला लगा के बी नोट भी आ जाएगा आपका। ध्यान से देखना।
अब 16th क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप ट्राई करना, वरना हम इसको सोल्यूशन में डिस्कस जरूर करेंगे एक बारी। मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ 16th का, डाइफ्रैक्शन तब होता है जब लाइट की वेवलेंथ जो होती है, लाइट की जब वेवलेंथ होती है वो उसके साइज के कंपैरिजन, जो उनकी जो स्पेसिंग होती है एटम्स के, उनके साइज के बराबर होती है। जब भी ऐसा होगा तब डाइफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा। ठीक है, अपर्चर जहां से लाइट गुजर रही है उसके जो अपर्चर का साइज है, जहां से लाइट गुजर रही है उस अपर्चर का जो साइज है और जो लाइट की वेवलेंथ है यानी जो लाइट का साइज है, वो दोनों लगभग लगभग अगर कंपेरेबल होंगे तब डाइफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है, अदरवाइज नहीं होता। ट्राई करना, अगर हो पाए तो ठीक है, वरना आज जाके पढ़ के जरूर आना। क्या पढ़ के आओगे? रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन तो ठीक है, डाइफ्रैक्शन और स्कैटरिंग, डाइफ्रैक्शन और स्कैटरिंग की कंडीशंस क्या होती है, पढ़ के आना सब आज। ठीक है, ताकि ये एक क्वेश्चन और हो जाए तुम्हारा ऑप्टिक्स से रिलेटेड, और ये आसान भी है। जिसका 15th हो गया दे कैन ट्राई 16th, अदरवाइज मूव टू द 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन आपको देखते ही पता लग रहा है कौन से चैप्टर से है, बताओ फटाफट। डी ब्रोगली वेवलेंथ कहाँ पढ़ा था सर, कौन से चैप्टर में? ड्यूअल नेचर में। बस करो। एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है और एक फोटोन दे रखा है, दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, बिल्कुल सेम। तो बस काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम उनका गिवन है आपको, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज करेक्ट है। ट्राई करो। यहाँ पर v स्पीड है और c आपको पता है फोटोन की स्पीड है और v इलेक्ट्रॉन की स्पीड है। याद रखना, v गिवन भी है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड v है और फोटोन की c है। वैसे म्यू बोलते हैं इसको, बट v बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा और कोई सिंबल है नहीं इसमें। तो सिंपल डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन MV। mv, और mv की तो जरूरत है भी सही, यहाँ पर देख लो आराम से है, हाँ है। बट मैंने आपको पहले भी बताया था इलेक्ट्रॉन का तो निकल जाएगा, लेकिन फोटोन के केस में तुम क्या लिखोगे उसको? एनर्जी की फॉर्म में लिख देना। एनर्जी फॉर्म में रूट टू। और मैंने आपको ये भी बताया था एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है फोटोन के केस में, इज इक्वल यस टू सर। पी इंटू सी। P into C। करो। उससे 18th क्वेश्चन नहीं आएगा, हटा दिया गया है बच्चे सिलेबस से। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, ये सब नहीं आएगा। कल इसी के सॉल्यूशंस को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी आपके ऊपर है, ट्राई करिए फटाफट। और कल तो मॉर्निंग की क्लास भी है ना हमारी, सुबह वाली। यस सर। हम्म। यस सर। उसमें उसमें सब आना भाई, उसके अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं।
लेट्स स्टार्ट देन। नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम। आइए। Yes, sir. 20th भी हट गया। 19th जो है वो बच्चे सेमीकंडक्टर का है, और सेमीकंडक्टर का हम सोच रहे हैं कि इस बार आपको कुछ कराएं उसमें एक्स्ट्रा क्लास में। देखते हैं। आइए सेक्शन बी की तरफ। कौन आया आप इस टाइम? अरे अब कैसे आ रहे हो भाई? इतनी जल्दी जल्दी कैसे आ रहे हो तुम लोग? सेक्शन बी की तरफ आओ। देखो सेक्शन बी फर्स्ट क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्टाइल वाले चैप्टर से आया हुआ है। ट्राई करो, काइनेमेटिक्स से ट्राई करो, फर्स्ट भी एंड सेकंड भी दोनों। हॉरिजॉन्टली एक फ्लाई कर रहा है जेट, और उसके अंदर उसकी जो स्पीड है वो गिवन है आपको। जब वो किसी एक एंटी एयरक्राफ्ट गन के ऊपर से जाता है तो वो अपनी बुलेट फायर करता है गन से, ठीक है? तो एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल टू हिट द जेट। समझो, यहाँ से जेट जा रहा है, यहाँ पर नीचे क्या है सर? एक एयरक्राफ्ट वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। जैसे ही वो जेट उसके ऊपर होता है तो ये गन क्या फायर करती है सर? बुलेट फायर करती है किसी एंगल थीटा पर, ठीक है? अगर बुलेट की स्पीड 400 मीटर पर सेकंड है तो थीटा बताओ कितना होगा? आपको डिस्टेंस भी डिस्टेंस पहले देखना पड़ेगा ध्यान से। अगर हो पाए तो ठीक है, वरना ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल टाइप का क्वेश्चन कर रखा है। ठीक है, ये काइनेमेटिक्स से ही आया हुआ है, आराम से हो जाएगा। बट वरना हम कल तो डिस्कस करेंगे ही इसको। और जिससे ये फर्स्ट हो पाता है करना, वरना छोड़ देना, अटेम्प्ट मत करना, नेगेटिव मार्किंग नहीं लेके आनी है। सेकंड पर आ जाओ जिसका फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हो रहा। एक बॉल दे रखी है, उसमें उसको तो 10 मीटर से नीचे गिरा है। हाइट एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम्स द इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी, यानी v किसके इक्वल हो जाए? वो हाइट बताओ। जब देखो एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंका गया 10 मीटर की हाइट से, तुमको बताना है बॉल जब कहीं बीच में कहीं पर होगी तब की हाइट बताओ, जब बॉल की वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाए बच्चे? एक्सेलरेशन ड्यू टू, Acceleration due to gravity. यानी कितनी हो जाए? वी हो जाए 10। कितनी हो जाए? 10 meter 10। per second. 10 मीटर पर सेकेंड। करिए, ट्राई करिए। बस फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 10 लिखनी है, इतना हिंट दे दिया इसमें। इसके बाद आपने सीधा करना है बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन। 12th के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जल्दी जल्दी करो।
नेक्स्ट पर आ जाओ भाई। आई थिंक इतना टाइम तो काफी है, या 1 मिनट और चाहिए? 1 मिनट दे दो सर। कर लो बच्चे। इसके बाद 5th क्वेश्चन पर आ जाओ सब। फाइनल वेलोसिटी को 10 के इक्वल लिख देना है और वो हाइट निकालनी है जब ऐसा होगा। चलो आ जाओ 5th क्वेश्चन पर आओ। 5th क्वेश्चन पर ध्यान से देखना। क्वेश्चन तो आसान था, बट इसने इसमें इंडक्टर डाल के थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है। बस तुमने कंफ्यूज नहीं होना, दिमाग में देखो। चैप्टर का नाम तो आपको दिख रहा होगा, इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, तो कौन सा चैप्टर है? ऑब्वियस सी बात है, अगर इंड्यूस ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपको दे रखे, देखो इतने मिली हेनरी की और इतने रेजिस्टेंस की कोयल दे रखी है एक, ठीक है। बैटरी दे रखी है 20 वोल्ट की। जब सर्किट को ओपन किया, करंट उसमें 0 हो गया। लेकिन वो 0 एकदम से नहीं हुआ, कितने सेकंड में हुआ है? 100 100 माइक्रो माइक्रोसेकंड्स। माइक्रो सेकेंड्स में वो 0 हुआ है। आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, फॉर्मूला पता है, डेल्टा टी की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। ऊपर अब आपको देखना है कि क्या रखना है। इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी तो होता ही है, बट अब वो फाइव की जगह आप क्या रखोगे, वही आपको दिमाग में रखना है। ट्राई करो। अगर अगेन मैं बोलूंगा, कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो हमसे हो जाने वाले हैं, तो अगर आप यहाँ पर छोड़ भी दोगे क्वेश्चंस को तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। लेकिन 7th क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। वैसे हमने ऑप्टिक्स पे इतना सब किया नहीं है, बट 6th क्वेश्चन हमने कर रखा है, आपको याद हो तो। दो मिरर अगर किसी एंगल थीटा पर इंक्लाइंड हो, सर याद है? एविएशन देख रखी है हमने, बट अगर आपको याद है तो कर लो, वरना छोड़ देना। हालांकि ये 6 क्वेश्चन हमने अच्छे से किया हुआ है, इसके अंदर हमने बहुत टाइम लगाया हुआ है। बट 7th नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि 7th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, कौन से चैप्टर से आया हुआ है, कौन से टॉपिक से है? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी, किसी ने भी नहीं। करो ट्राई 5th to 7th। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और होंगे, फिर छुट्टी। करिए। मेन स्केल की डिवीजन दे रखी है, मतलब कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है वो बता रखा है आपको, और कौन सी रीडिंग मैच हो रही है वो भी बता रखा है आपको।
कोई कुछ किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा वर्नियर वाले में तो पूछ लो मुझसे। देन द वर्नियर द वैल्यू ऑफ वर्नियर कंटेंट नहीं है, वो क्या लिखा होगा आपको पता होगा इतना तो, समझ पा रहे हो? कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट कैसे निकालते हो? वही जैसे जैसे नॉर्मल निकालते हैं। वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन One one वर्नियर स्केल डिवीजन, reading into the इसी को ही बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट। कर दो। वन वन मेन स्केल डिवीजन तो आप निकाल ही पाते हो क्योंकि आपको पता है टोटल 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो एक डिवीजन कितने कितने के इक्वल हो वन गया? बाई 20 हो जाएगा। अब ये ट्राई करो आप, है ना? हाँ। ये देखो आप खुद क्या ऐसा होगा। और ये भी दे रखा है साफ साफ कि कितने वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करती है। यस सर। बस उससे वन वर्नियर स्केल डिवीजन भी आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस कर दो, आंसर आ गया, 4 नंबर फ्री के। वरना कल आना, कल इसको बहुत अच्छे से करेंगे भी सही हम। जो आज आए हो कल जरूर आना, क्योंकि अगर आज इतना मेहनत कर लिया है तो कल तो इसका सोल्यूशन के दिन है। इसको घर जाके देखना भी सही, इसको मैं अभी दोनों पीडीएफ आपको भेज देता हूँ। अरे हट गया तुम्हारे आगे से ये? yes sir. मैंने तो स्क्रीन शेयर किया नहीं था फिर भी हट गया। तुम्हारे सामने रिकॉर्डिंग वाली शीट खुल गई होगी, देखो यहाँ रिकॉर्ड होता है तुम्हारा सब। एक सेकंड रुको बच्चों फिर। अब दिख रहा है? बाद में अपडेट। आई थिंक हो गया होगा, चले आगे? चले 7th क्वेश्चन से आगे, हाँ या ना? Yes sir. एट्थ नहीं करना अभी तुमने, टेंशन ही मत लेना। 9th देखो कौन से चैप्टर, 10th भी नहीं करना, 9th पे फोकस करो सिर्फ। 9th क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है बताओ भाई? Alternating current. अल्टरनेटिंग करंट का है। और कौन से दो सर्किट लगे हुए हैं? एल सी और दोनों, तीसरा क्या लगा हुआ है? आर। Or ट्राई करना जितना हो पाए।
लास्ट के 2 या 3 मिनट ले लो, उसके बाद छुट्टी, और इसको अच्छे से करना। मैं इसका ये पूरा पेपर भेज दूंगा अभी। से हमारा पीडीएफ भी भेज देना। हाँ हाँ अभी भेज दो। कल इसके सॉल्यूशन होंगे बच्चे, इसी टाइम पर मिलेंगे 10 बजे सही, ठीक है? 10 या 10:03 पर ज्यादा ज्यादा। ठीक है बच्चे, लास्ट का 1 मिनट है, ट्राई करो एक बार और। याद रखना पिछले क्वेश्चन में वर्नियर कांस्टेंट जो निकाला था तुमने, वही 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। डिवीजन और इसी यही किसका भी फॉर्मूला होता है, लीस्ट लिस्ट काउंट। काउंट। हाँ तो सेम चीजें होती है, याद रखना, वर्नियर कांस्टेंट पूछ ले चाहे लीस्ट काउंट पूछ ले। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। इसकी पीडीएफ अभी आपको भेज देंगे, इसी के नीचे इसके सॉल्यूशंस भी हैं, दिख रहे हैं आपको? अब तक तो आपको पता लग गया होगा, कितनी बार भेजे यस है ना? सर। ये इसके आंसर्स हैं और ये इसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है? ट्राई करना अपने हिसाब से भी इसको सोल्व करने की, अगर हो तो बढ़िया, नहीं तो फिर अब कल करेंगे। लेकिन एक बार खुद से दोबारा से देख लोगे ना फटाफट यस सर। सॉल्यूशन के थ्रू, तो तुम्हें बेटर आइडिया लग जाए। ठीक है बच्चों, ओके एवरीवन, थैंक यू सर, बाय सर। बाय थैंक बाय यू बच्चे, सर, बाय सर। बाय बच्चे, बाय। कल का लेक्चर मिस मत करना। यस सर। ओके।